अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओ क्लॉक। इस वीडियो में मैं बात करूँगी फर्स्ट मोरक्को क्राइसिस पे और मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को या इस क्राइसिस को आसान अल्फाज में समझा सकूँ, एक कहानी की सूरत में बता सकूँ ताकि टॉपिक इजी लगे। कहानी में तब से शुरू करूँगी जैसे कि हम सब पहले से जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। ब्रिटेन की कॉलोनी थी एशिया में, जैसे कि हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं। फ्रांस की कॉलोनीज थी अफ्रीका में। इन्हीं कॉलोनियल रूल को लेके या अपनी इसी पावर को बढ़ाने में फ्रांस और ब्रिटेन की वॉर भी हो चुकी थी। इस वॉर के बाद फ्रांस और ब्रिटेन को ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया, अगर हम अपना कॉलोनियल रूल मेंटेन रखना चाहते हैं और अपने पावर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लें, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट एक ही लेवल में आते थे, उनकी सेम पावर थी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम ये काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लें। तो फ्रांस और ब्रिटेन एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसे एंटेंट कॉरिडियल कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत फ्रांस ब्रिटेन के कब्जे को मानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो उसने इजिप्ट में कर रखा था। इसी के बदले ब्रिटेन भी फ्रांस के कब्जे को मानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो उसने मोरक्को में कर रखा था। फ्रांस ने ऐसा ही एग्रीमेंट स्पेन के साथ भी साइन किया था, जिस एग्रीमेंट के तहत फ्रांस और स्पेन मोरक्को को आपस में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा पार्ट फ्रांस के पास ही रहेगा। फ्रांस ने ऐसे ही एग्रीमेंट्स इटली और रशिया के साथ भी साइन किए थे। जर्मनी को जब फ्रांस और ब्रिटेन के इस एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है या ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस के बारे में पता चलता है तो जर्मनी को पहले तो ये लगता है कि एक्चुअली आपस में अलायंसेस बनाए गए हैं मुझे यानी जर्मनी को इनकाउंटर करने के लिए। जर्मनी को ये लगता है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में अलायंसेस बना लिए हैं और फिर जर्मनी को ये बात भी बुरी लगती है कि इन पावर्स ने आपस में ही मोरक्को का डिसीजन ले लिया कि क्या करना है और कौन सा हिस्सा मोरक्को का किसके पास जाएगा, और मुझे इस मामले में शामिल ही नहीं किया गया। तो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी डिसाइड करता है कि क्यों ना फ्रांस और ब्रिटेन के ऐसे रिलेशंस, ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस को टेस्ट किया जाए कि कितना स्ट्रॉन्ग है और कब तक चल सकता है। फिर जर्मनी क्या करता है, जर्मनी ये करता है कि जर्मनी पहुंच जाता है टैंगियार्ड और जर्मनी मोरक्को के सुल्तान को सपोर्ट करता है, मोरक्को की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने की बात करता है। फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी का ये एक्ट बहुत बुरा लगता है और इन तमाम पावर्स के दरमियान एक क्राइसिस शुरू हो जाता है। इस क्राइसिस के दौरान जर्मनी को ये बात तो ज़रूर पता चल जाती है कि मेरे साथ कोई पावर नहीं है सिवाय ऑस्ट्रिया और हंगरी के, क्योंकि फ्रांस ने तो पहले ही सबके साथ एग्रीमेंट साइन किए होते हैं, तो इसीलिए सब फ्रांस के साथ होते हैं और जर्मनी अकेला होता है। लिहाजा ट्रीटी ऑफ अल्जीरिया में जर्मनी सरेंडर कर देता है अपनी डिमांड, लेकिन फ्रांस पे भी रूल्स लगाए जाते हैं कि बेशक वो मोरक्को को अपनी कॉलोनी बना ले, लेकिन सुल्तान की पावर को भी इंश्योर करे और मोरक्को की सोवरेनिटी को इंश्योर रखे। और दूसरी पावर्स के पास भी ये राइट होगा कि वो मोरक्को के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखें और मोरक्को के साथ ट्रेडिंग कर सकें। तो लिहाजा ट्रीटी ऑफ अल्जीरिया के साइन होते ही ये क्राइसिस एंड हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक आसान अल्फाज में समझ आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल का बटन तो ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि मैं इसके बाद शेयर करूँगी सेकंड मोरक्को क्राइसिस। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।